नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है 14 जुलाई 2023 और आज जो है आपका सीजीएल का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से और अंग्रेजी के जो फ्रेज प्राप्त हुए हैं सभी क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि 25 में से लगभग 21-22 जीके जीएस क्वेश्चन प्राप्त कर लिया गया है। तो देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न जो है आपको पूछे गए थे। एक प्रश्न पूछा गया था कि हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर कौन करता है। अब आप कहो कि जी नहीं पढ़ाए, तो आप कहोगे जी सर पढ़ाए हो, है ना। तो भाई हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति भी है ना, जो चीफ जस्टिस होते हैं और जो अन्य जज होते हैं, तो अन्य जज के ट्रांसफर के मामला में और चीफ जस्टिस के नियुक्ति के मामला में राष्ट्रपति का अहम रोल है ना। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही ट्रांसफर किए जाते हैं हाई कोर्ट के जजों की। लेकिन इसमें किसकी परामर्श जो है जरूरी है, तो भाई परामर्श नीड है सीजीआई का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। लेकिन इस वाले प्रोसेस में किसकी सलाह जरूरी होती है, तो उस संबंधित राज्य की गवर्नर का, है ना। ध्यान रहेगी, एकदम रहेगी भाई। हाई कोर्ट की जिक्र जो है किस आर्टिकल में करा गया है, तो 214 में। मैंने कहा था आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट किया गया है। इन दोनों वर्ड को अदला बदली कर दो, दो को पहले एक को बाद में लिख दो, अपने आप 214 हो जाता है जी। तो ये हाई कोर्ट का है। इसी प्रकार से मैंने कहा था कि भाई जो राष्ट्रपति की अध्यादेश है ये 1, 2, 3 है, और राज्यपाल की जो अध्यादेश है ये 213 कैसे बन जाता है, एक दूसरे को इंटरचेंज कर दो, अपने आप बन जाती है। ठीक है, तो ये सब कुछ याद रखने के तरीके हैं, आप याद रख सकते हैं। इनके अलावा हाई कोर्ट में किसी भी न्यायाधीश के ट्रांसफर करते समय राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते हैं, यह अनुच्छेद 222 में कहा गया है। अनुच्छेद 214 क्या कहता है कि राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगी। अब जरूरी नहीं है कि उसी राज्य में होगी, है ना। जैसे अब बात करें कि बहुत सारे ऐसे राज्य है जिसमें हाई कोर्ट नहीं है, दूसरे पे डिपेंड है। सबसे बड़ा उदाहरण अंडमान निकोबार ले लो, उसके खुद के पास हाई कोर्ट नहीं है, तो जो कलकत्ता के हाई कोर्ट है उस पर डिपेंड है ना। तो ये व्यवस्था की बात कह रही है। इसके अलावा जो अनुच्छेद 226 है ना, इसमें जो कहा गया है कि जो हाई कोर्ट रिट जारी करते हैं ना, तो ये आर्टिकल 226 के थ्रू, और सुप्रीम कोर्ट जो है ये 32 के थ्रू जो है रिट जारी करने का काम करते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये हमारा राज्यपाल वगैरह, राष्ट्रपति वगैरह को हम समझ लिए, साथ ही साथ और समझ लीजिए जो प्रेसिडेंट होते हैं ये केंद्र में कार्यपालिका का प्रधान होता है। आर्टिकल पौकानी यानी 53 के तहत, है ना, कार्यपालिका का प्रधान, क्योंकि 52 में पोस्ट है, कहाँ से मतलब 53 हो जाएगा, तो पकानी को का दियो तो समय ने बता रखा है 52 से 61। तो कार्यपालिका का प्रधान होता है प्रेसिडेंट केंद्र में। उसी प्रकार से गवर्नर जो है ये आपके राज्य के अंदर कार्यपालिका का प्रधान होता है। लेकिन मैंने यहीं पर ही जो है आपको ये कर दिया था, विरोधाभास उत्पन्न कर दिया था कि भाई जब इसमें वास्तविक शब्द लगा दिया जाए कि राज्य में जो है वास्तविक प्रधान कौन होते हैं, तो सीएम बता देना, और केंद्र में वास्तविक प्रधान कौन होते हैं, तो पीएम बता देना, क्योंकि वो जो है यूटिलाइज करते हैं पावर का, है ना। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया है दस्क कथिया, इस प्रकार से है दस्क कठिया, है ना, इस प्रकार से, है ना। लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, दादा उड़ीसा से संबंधित है। कहां से, उड़ीसा से। देखिए अब जो बच्चे बोल रहे थे कि जीके जीएस बहुत डूब के ले गया, फिर अपने ही दिन आ गई जी। सेकेंड शिफ्ट में जो है अधिकांश क्वेश्चन पढ़ाया हुआ आ गया है, चिंता ना कीजिए, ठीक है। देखिए ओडिशा के अन्य त्योहार गोटी पुआ, नौखाई, धनु यात्रा, भगवान रथ यात्रा, छऊ इत्यादि। इसके अलावा मैंने जो है आपका धनु यात्रा के बारे में क्या बताऊं आपको, है ना। भगवान रथ यात्रा एक अलग त्योहार है ना, जो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में जो है निकाले जाते हैं, भगवान जो है रथ यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा। और धनु यात्रा एक अलग है। धनु यात्रा को दोस्तों ओपन थिएटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओपन थिएटर कहा जाता है, ओपन थिएटर। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। एक अपने पास और यात्रा है मेदराम यात्रा, ये आपका मनाया जाता है कहाँ पे, तेलंगाना के अंदर मेदराम यात्रा, है ना। ये कोया समुदाय के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। सेकंड के लार्जेस्ट, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मेला है कुंभ मेला के बाद। इसके अलावा एक खाली यात्रा होता है, यात्रा गंभीरा, है ना, ब्रीटा, ये सब कहाँ मिल जाएंगे आपको, पश्चिम बंगाल के अंदर मिल जाएंगे। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो यात्रा से कई क्वेश्चन राइज होते हैं। एक तो धनु यात्रा, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा, ये दोनों ओडिशा के अंदर, मेदराम यात्रा तेलंगाना के अंदर, खाली यात्रा पश्चिम बंगाल के अंदर, ठीक है। इसी प्रकार से ये छऊ है, छऊ ओडिशा में, हमने यहाँ पे आपको बता रहे हैं हम
झारखंड में भी होती है और पश्चिम बंगाल में भी होती है, तो तीनों जगह याद रखेंगे। इसके अलावा जो उड़ीसा में कुछ फेमस चीज है जैसे चिल्का झील है, चिल्का झील को ही रामसर साइट का दर्जा सबसे पहले दिया गया था। आज इंडिया में कितने रामसर साइट है? 75। रामसर साइट क्या होता है ये आपसे छुपी नहीं है महाराज, इसीलिए जो है आपको भी जो है बताइएगा कि रामसर साइट क्या होता है। एक लाइन लिख के बताइएगा कि ये कैसा साइट होता है, सूखा वाला होता है कि गीला वाला होता है, बस इतना ही है ना। इसके अलावा कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? ये आपके उड़ीसा के अंदर है। मैंने सूर्य मंदिर एक और फेमस इंडिया में बता रखा आपको, मोढेरा का सूर्य मंदिर। ये कहाँ पे? मोढेरा का सूर्य मंदिर, तो ये गुजरात के अंदर है। और यही मोढेरा जो है सौर ऊर्जा से संचालित इंडिया का पहला गांव बना है। पालीताना मुंह से निकल रहा था, पालीताना का जैन मंदिर भी गुजरात में है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा गहीर माथा कछुआ अभयारण्य, ये कहाँ पे है? ये ओडिशा के अंदर है। नंदन कानन वन का जो पार्ट है ये कहाँ पे है? ओडिशा के अंदर स्थित है। सिमलीपाल जो अभयारण्य है ये कहाँ पे है? ओडिशा के अंदर है। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना ही होगा, है ना। इसके अलावा 2023 हॉकी वर्ल्ड कप का जो आयोजन हुआ है ये आपके ओडिशा में ही हुआ है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। कौन जीता है भाई? जर्मनी। कौन? जर्मनी जीत चुके हैं। किसको हरा के? बेल्जियम बाबा को हरा के। कहां पे हुआ था ये आपका कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर और राउरकेला में जो है बिरसा मुंडा स्टेडियम, इन दोनों जगह पे जो है कराए गए थे। इसके अलावा चंदेरी के युद्ध में बाबर ने किसे पराजय किया? कल शाम को ही पढ़ाया हो ना ये चीज, है ना। चंदेरी के युद्ध में, तो चंदेरी के युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को 1528 में पराजित किया था। पानीपत की प्रथम लड़ाई जो है ये 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। इसमें भी बाबर विजय, बाबर सब विजय, ठीक है ना। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, राणा सांगा हार गए थे, मतलब बाबर विजय। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था, मोहम्मद लोदी हारे थे, है ना, और नुसरत शाह हारे थे। कौन जीते थे? बाबर। तो ये बात भी ध्यान रखिए। मोहम्मद लोदी कौन है भाई? तो लोदी वंश के ही है ना। लेकिन तब तक तो सल्तनत की समाप्ति हो चुकी थी, बाबर तो मुगल वंश की स्थापना कर लिए थे, लेकिन ये फिर से आजमाना चाहा कि कहीं जो है पलट जाए, लेकिन बाबर नहीं हारे और अगले ही साल जो है बाबर ऊपर चले गए 1530 में। अंत में जो है बाबर को दफनाया गया काबुल के अंदर। बाबरनामा के लेखक बाबर स्वयं है, अपने डायरी में फूल पत्ती यानी पर्यावरण से ताल्लुक रखते थे। 1494 में फरगना के शासक बने थे बाबर। बाबर के पिता के नाम उमर शेख मिर्जा है ना। तो ये सब बाबर के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, है ना। आता है क्वेश्चन। बाबर को कलंदर भी कहा जाता है, दानशीलता भावना के चलते, है ना। इसके अलावा सल्तनत काल में जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, मोहम्मद बिन तुगलक को जूना खां, अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर एहसानी, ये सब जरूर ध्यान रखेंगे, आ जाएंगे तैरते तैरते। इसके अलावा मृक्ष कटम के लेखक कौन है भाई? मृक्ष कटिकम के लेखक शूद्रक है। शूद्रक महाराज जो हैं ये मृक्ष कटिकम के लेखक हैं। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास जी हैं, कालिदास, है ना, कालिदास, है ना। इसके अलावा गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव बाबा हैं। कादम्बरी के लेखक और हर्ष चरित्र के लेखक, ये दो अलग अलग किताब के नाम है, बाण भट्ट ने लिखे हैं। और ये आपका जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाण भट्ट। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है भाई? प्लिनी है। निदास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स हैं। स्पीसीज मतलब जो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन है। तो ये सब बात जरूर ध्यान रखना होगा। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया कि किस गणतंत्र दिवस के अवसर पे कोई भी मुख्य अतिथि नहीं आए? ड्यू टू कोरोना बाबा, ड्यू टू कोरोना बाबा के चलते कोई नहीं आया था। तो ये कौन से भाई आपके जो है ये गणतंत्र दिवस मनाया जिसमें कोई नहीं आया? तो ये हमारा 2021 और 2022 कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। उससे पहले कौन आया था? बोलनसारो, ब्राजील के बोलनसारो, है ना, आया था ना। और 2023 में कौन फिर से आया? अब्दुल फतेह अल सीसी, है ना। कहाँ के हैं? मिस्र के राष्ट्रपति हैं, इजिप्ट के हैं, ठीक है। अभी जिस दिन मैं कोप 28 पढ़ा रहा था, आपको ध्यान रखेंगे, छपेगा ये कोप 28। कोप 28 जो है यूएई में होने वाला है, यूएई, है ना, संयुक्त अरब अमीरात में, है ना। तो ये बात भी ध्यान है। कोप 27 हुआ था इजिप्ट में और कोप 26 हुआ था ग्लासगो में। तो ये तीनों बात ध्यान रखेंगे। जैसे देखिए फर्स्ट शिफ्ट में मैंने आपको बताते आया है कि भाई अर्जुन पुरस्कार 2023 जो है, सॉरी 2000 अभी जो लेटेस्ट वाला है, ये आपको 25 खिलाड़ी को दिया गया है, जिसमें से मैंने चुन के बताया था कि भक्ति कुलकर्णी और आर परागनंदा जिसे शतरंज में मिला है, शतरंज के खेल में मिला है, ये जरूर पूछा जाएगा। ये क्यों पूछा जाएगा भाई? बताओ ना क्यों पूछा जाएगा? इसलिए पूछा जाएगा कि एक छोटकू सा लड़का कार्लस मैग्नस को हरा दिया भाई, और उनको अवार्ड मिल रहा है, तो क्या अवार्ड झोला में रहेगा कि मतलब पूरे दुनिया के सामने आएगा? तो उसी लाने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज पूछ दिया प्रथम शिफ्ट में, है ना, लेकिन मैं नहीं करा पाया था, उस समय क्वेश्चन प्राप्त नहीं हो पाया था, बाद में पता चला, ठीक है। 1950 में जो प्रथम गणतंत्र दिवस हम मनाए थे, तो उसमें प्रथम अतिथि कौन थे भाई? डॉक्टर सुकर्नो। डॉक्टर सुकर्नो कहां के थे? इंडोनेशिया के थे, इंडोनेशिया के, है ना। चलते हैं आगे।
इसके अलावा लाल शैवाल का रंग लाल क्यों होता है ना। आप लड़के तो सिर्फ यही बताए कि लाल शैवाल पूछा था, है ना। तो लाल शैवाल से दो ही क्वेश्चन राइज होते हैं कि लाल शैवाल का रंग लाल क्यों होता है या फिर लाल शैवाल को हम क्या कहते हैं। मैं यहाँ पे आपको दोनों का आंसर देना है। लाल शैवाल को हम लाल इसलिए कहते हैं, मतलब लाल शैवाल को हम कहते हैं रोडोफाइटा। क्या कहते हैं? रोडोफाइटा। मैंने पहले बता रखा है लाल शैवाल और ब्राउन शैवाल। लाल शैवाल को रोडोफाइटा, ब्राउन शैवाल को फियोफाइसी कुल के होने के कारण फियोफाइटा। क्या? फियोफाइटा। ठीक है। तो लाल शैवाल का रंग जो लाल होता है ये पिगमेंट के कारण होता है। कोई भी पेड़ पौधे में जो कलर आती है ना, पिगमेंट के कारण आते हैं। जैसे आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन कि पेड़ पौधे में हरे रंग क्यों होते हैं पत्ती, तो भाई क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल क्या है? पिगमेंट है ना। तो ये भी पिगमेंट है। फाइकोसाइरिन के कारण जो है आपका लाल शैवाल का रंग लाल होता है, जिसे रोडोफाइटा कहा जाता है। और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, कवक के अध्ययन को मैकोलॉजी कहते हैं, भूरे शैवाल को हम फियोफाइसी कुल में रखते हैं, जिसे फियोफाइटा कह सकते हैं। क्लोरेला नामक शैवाल का जो है आपका अंतरिक्ष यात्री इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने या फिर भोजन के रूप में। शैवाल जो है ये थाइलोफाइटा समूह में जो है आ जाते हैं, है ना। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा आईपीएल विजेता 2022 पूछ लिया है, तो भाई आईपीएल विजेता 2022 राजस्थान रॉयल है, सभी जानते हैं, है ना। आईपीएल 2023 के विजेता कौन है? चेन्नई सुपर किंग्स है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना। अच्छा, आईपीएल 2022 के विजेता राजस्थान रॉयल नहीं है दादा, जवान फिसल गई। बताइए, लिख भी दिया हूं मैं यहाँ पे। जीटी है, गुजरात टाइटंस है, हार्दिक पांड्या है, राजस्थान रॉयल उप विजेता बने थे, उप विजेता। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन रिक्वायर्ड है, मैं कर दूंगा। इसके अलावा आईपीएल 2023 के विजेता कौन है? चेन्नई सुपर किंग्स है। किसे हराकर? फिर से जीटी को हरा के। आईपीएल सबसे अधिक बार कौन जीते हैं? मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स, 5-5 बार। इसके अलावा आईपीएल में जो सबसे अधिक विकेट लिए कौन भी लिए हैं? अब विकेट लेने वाले युजवेंद्र चहल बन गए हैं। सबसे अधिक रन लेने वाला अपना बिरटू है। इसके अलावा सबसे अधिक छक्का जो है सिक्स मशीन क्रिस गेल है, क्रिस गेल, है ना। इसे क्या कहा जाता है? यूनिवर्स बॉस। क्या कहा जाता है? यूनिवर्स बॉस। ये ब्रह्मांड के बॉस हैं भाई। कौन? क्रिस गेल। ठीक है। इसके अलावा एक आईपीएल में सर्वाधिक एक साल में, मतलब जैसे एक साल का आईपीएल खेला तो सबसे अधिक रन एक साल में कौन बनाए हैं? तो आपका कोहली। कब? 2016 में सबसे अधिक रन बना के जो है आपका ऑरेंज कैप जीते थे। ठीक है। इसके अलावा आईपीएल 2022 में सबसे महंगा खिलाड़ी, अच्छा आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाला, अरे मैं टॉप का क्वेश्चन है भाई, डेविड वार्नर। सबसे कम पारी में 165 पारी में 6000 रन बनाने वाला खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली और शिखर धवन के बाद। ठीक है, शिखर धवन और विराट कोहली पहले ही 6000 रन बना चुके हैं, लेकिन कम, बहुत ज्यादा पारी में। ये कम पारी बना था, तेज बनाया 6000 रन, इसके लिए क्वेश्चन बनेगा, है ना। इसके अलावा आईपीएल 2023 में सबसे महंगा खिलाड़ी भैया ईशान किशन भैया 2023 में, है ना। और 2022 में 2023 में कौन थे? सैम करन। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। आईपीएल 2023 ऑरेंज कैप किसे मिले हैं? शुभमन गिल को, है ना। शुभमन गिल को सारा ऑरेंज कैप मिल गया। इसके अलावा पर्पल कैप जो है मोहम्मद शमी को मिल गया, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। ऑरेंज कैप एक ही होता है, सारा ऐसे ही कहा गया। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को, है ना। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी को मतदाता दिवस, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पे पराक्रम दिवस, 15 जनवरी को राष्ट्रीय सेना दिवस, 12 जनवरी को विवेकानंद साहब के जन्मदिन पर युवा दिवस, 10 जनवरी नहीं लिखा है क्या? 10 जनवरी लिख लीजिएगा। 10 जनवरी को जो है ठहाका दिवस या विश्व हास्य दिवस इसे कहते हैं, या फिर विश्व हिंदी दिवस इसे कहते हैं। विश्व हिंदी दिवस भी 10 जनवरी को है, विश्व हास्य दिवस भी 10 जनवरी को, यानी ठहाका, लाफिंग डे। ठीक है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ये ध्यान रखेंगे। और दिसंबर माह में कुछ बड़े बड़े नेता के नाम पे दिवस हैं, उनको ध्यान रखेंगे। जैसे 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पे किसान दिवस, 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी साहब के जन्मदिन पे जो है आपका सुशासन दिवस, 26 दिसंबर सिख धर्म से संबंधित वीर बाल दिवस, है ना। 1 दिसंबर, है ना, 1 दिसंबर एड्स दिवस, 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 4 दिसंबर नेवी दिवस, 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस, 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, है ना। तो ये सब आपको ध्यान रखना है जी। अंतर्राष्ट्रीय में आपको जल दिवस याद रखना है 22 मार्च, 22 अप्रैल आपका जो हो जाएगा पृथ्वी दिवस, और 22 मई हो जाएगा विश्व जैव विविधता दिवस। तो ये सभी के सभी बात ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसके अलावा
छोटा नागपुर के पठार में किस प्रकार की चट्टान अधिकांशतः पाई जाती है या बनी है? तो छोटा नागपुर की जो पठार है, सबसे पहले इसे भारत का रूर कहा जाता है क्योंकि ये अपने आप में परिपूर्ण पठार है। ठीक है, ये अधिकांश जो है इनके ग्रेनाइट चट्टानों से इनके मेड हुए हैं। ठीक है, छोटा नागपुर के पठार भारत का रूर कहलाता है। इनमें जो नदी तंत्र हैं ये आपका मिल जाएगा स्वर्णरेखा, बराक, और ये सब नदी जो है आपके इन्हीं में बहते हैं। दामोदर नदी है ना, इन्हीं में से एक जो है हुंडरू जलप्रपात जो स्वर्णरेखा नदी पर रांची के समीप स्थित है। तो ये छोटा नागपुर के पठार के जलप्रपात है। अपने इंडिया में 2-3 जलप्रपात ही पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। एक तो आपका जोगिया गोरसप्पा जो शरावती नदी पर कर्नाटक में है, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, है ना। एक दूसरा हमारा एंजील जलप्रपात जो दुनिया की सबसे बड़ी जलप्रपात है, जो वेनेजुएला में स्थित है ना, ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा इंडिया का इस समय की सबसे ऊंची जलप्रपात जो है ये कूचिकल जलप्रपात है जो बराही नदी पर कर्नाटक में है, ये पूछा जाता है। एक आपका मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात स्थित है ना, नर्मदा नदी पर भेड़ाघाट जबलपुर के पास, तो ये पूछा जाता है। और एक आपका स्वर्णरेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात है, ये पूछा जाता है ना। भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। ये बात भी ध्यान रखेंगे, नियाग्रा फॉल अपने आप में कहाँ है? यूएसए और कनाडा के अंदर है ना। छोटा नागपुर की पठार की उच्चतम चोटी क्या है? तो पारसनाथ की पहाड़ी है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। प्रमुख नदी तंत्र के बारे में मैंने बता दिया, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, बराकर नदी, ये सभी के सभी जो है आपके छोटा नागपुर पठार के नदियां हैं। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? कल ही बताया था, प्रथम जब महिला सीईओ की बात हुई थी सारा बात खंगाल के रख दिए थे, काम आएगा जी, आएगा। तो BVR सुब्रमण्यम, मैंने आपको अभी बताना है कि भाई 25 रुपए में जो मैं पीडीएफ दे रहा हूं ना 57 क्लास की, ये पीडीएफ बाय कर लीजिए। ये 25 रुपए आपके लिए 25,000 या 2.5 लाख का काम करेगा, गारंटी। ठीक है, तो भाई BVR सुब्रमण्यम है वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015 को, है ना। किसका स्थान लिया था? योजना आयोग का। योजना आयोग कितने योजना बनाए? 12। अंतिम योजना का कार्यकाल क्या था योजना आयोग के द्वारा बनाया गया योजना में? तो 2012 से 2017। योजना आयोग भी परामर्शदात्री संस्था थी और नीति आयोग भी परामर्शदात्री संस्था है। ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं है क्योंकि इसके लिए जो है संविधान में कोई अलग से आर्टिकल वगैरह अलॉटमेंट नहीं किए गए हैं। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। मुझे को आना है कि जब नीति आयोग जो योजना आयोग है उनके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो जब से नीति आयोग 15 से बने हैं तब से तो अपना मोदी साहब ही जो है प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो यही अध्यक्ष है। प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगरिया जी बने थे। अरविंद पनगरिया वर्तमान में जो है नालंदा विश्वविद्यालय में कुलाधिपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं, तो ये बात भी ध्यान रखना है। प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर बनी थी, जो प्रथम महिला सीईओ भी है और आखिरी महिला सीईओ भी है। एक ही महिला सीईओ बनी, सिंधु श्री खुल्लर, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखना है। नीति आयोग कैसा संस्था है भाई? परामर्शदात्री या असंवैधानिक कहिए या सलाहकारी संस्था कहिए। इसके अलावा नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी है। और अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी है। और सीईओ कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम है। ठीक है, नीति आयोग का प्रमुख काम क्या है? तो ये जो है संघ को राष्ट्रवाद की तरफ ले जाते हैं, संघीय ढांचा तैयार करने में मदद करते हैं। साथ ही साथ जो ये गरीबी रेखा का निर्धारण होता है उसमें भी ये जो है अहम रोल अदा करते हैं। इसके अलावा 32वें जो ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ है टोक्यो के अंदर, तो ये कैमा नंबर का जो है आपने ऐसे पूछा गया था कि 32वें ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई? तो भाई 23 जुलाई 2021 को हुआ था। ये डिले हुआ था ड्यू टू कोरोना बाबा। मैंने सब दिन बताने आया भाई कि जो भी इंपोर्टेंट खेल होती है ना दादा, उसकी क्रम जरूर याद रखिए। एग्जामिनर बहुत चालाक है, आपसे पूछ लेता है और आप वहीं गिर जाते हो। मैंने सब दिन बताना है भाई कि भाई 30वें ओलंपिक लंदन में हुए, है ना, 31वें ब्राजील में हुए, 32वें पीछे होंगे और 33वें जो है आपके पेरिस में होंगे। उसी प्रकार से मैंने कॉमनवेल्थ गेम का बताया है कि कॉमनवेल्थ गेम जो 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर हुआ है, तो मैं इस अंदाज में फनी वे में बताया कि 2022 में हुए और 22वां कॉमनवेल्थ गेम थे। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, आगे काम आएगी। आगे जो कॉमनवेल्थ गेम होगी ये 23वां होगी जो ऑस्ट्रेलिया में 2026 के अंदर होगी। ठीक है, ये बात सब ध्यान रखेंगे। तो 31वां ओलंपिक रियो डी जेनेरो में हुआ था। 32वां आपका जो है टोक्यो जापान में हुआ 2021 के अंदर। 30वां आपका ओलंपिक लंदन में हुआ था। 29वां जो है आपका बीजिंग में हुआ था, जहां पे अभिनव बिंद्रा साहब जो है ना व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय बने थे 10 मीटर एयर पिस्टल में, है ना।
इसके अलावा प्रथम ओलंपिक 1896 में हुए थे एथेंस, आगामी 2024 पेरिस में होगी, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ओलंपिक के कई फॉर्म होते हैं, 4 फॉर्म होते हैं, है ना, जिसमें से आपको ग्रीष्मकालीन ओलंपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। शीतकालीन ओलंपिक, है ना, अगले 2026 वाला जो होगा वो मिलान के अंदर होगा, है ना, मिलान मिलान समझ रहे हैं। इसके अलावा 2022 में हुई कॉमनवेल्थ गेम इंग्लैंड में जो हुआ, ये 22वां कॉमनवेल्थ गेम था। 23वां कहाँ पे होगा कॉमनवेल्थ गेम? ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगी, बता दिया। कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत 1930 हैमिल्टन कनाडा से हुआ था। भारत 1934 लंदन वाली कॉमनवेल्थ से भाग ले रहे हैं। इसके अलावा कर्क रेखा भारत के किस नदी को काटती है? रिहंद सोन बेतवा नदी को जो है एक एक बार काटती है। इसके अलावा कर्क रेखा 2 बार जो नदी कर्क रेखा से 2 बार कटती है, ये हमारा है माही नदी। कहां है भाई? माही नदी है हमारा, 2 बार कट जाता है कर्क रेखा से। ठीक है, भारत के मानक समय किन किन राज्यों से होकर गुजरते हैं? काफी इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, एग्जामिनर यहां तक आया है तो इसको लपकेगा जरूर, है ना। तो ये भाई उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यहां से जो है मानक समय वाली जो रेखा है भारत की वो गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरते हैं? मैप पे सीधे सीधे लाइन खींच के बताया था, है ना। कौन कौन है भाई? तो गुजरात है, गुजरात के बाद राजस्थान का डूंगरपुर आएगा, फिर आपका जो है यहाँ पे एमपी आएगा, फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़, फिर यहाँ पे जो है पश्चिम बंगाल, फिर झारखंड, है ना, फिर यहाँ का त्रिपुरा और फिर आपका मिजोरम। पश्चिम बंगाल बाद में आएगा, झारखंड पहले आएगा, उल्टा हो गया थोड़ा सा। तो ये जो है 8 स्टेट है आपके। 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री साउथ को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। भारत से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। 180 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं भाई? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसके अलावा 0 डिग्री को क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन या मुख्य मध्याह्न रेखा कहते हैं। भारत का समय जो है आपका ग्रीनविच से कितना आगे है? 5.5 घंटा। क्यों आगे हैं? क्योंकि हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे हैं ग्रीनविच के रिलेशन में, और 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है ना। तो 82.5 से आपको जो है 4 को गुना कर लेना है, तो आपका रिजल्ट जो है 330 आएगा, और 330 मिनट का मतलब होता है 5.5 घंटा। इसीलिए हम ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे हमारा टाइम चलता है। अगर मैं पश्चिमी देशांतर में होता तो ग्रीनविच से 5.5 घंटा हमारा देश का समय जो है पीछे चलता। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो भैया 8 हो सकते हैं। इसे ही वैलेंसी या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन अगर 8 हो जाए बाह्यतम सेल में तो फिर ये निष्क्रिय हो जाता है, इनर्ट हो जाता है, ये किसी से फिर प्रक्रिया नहीं करेगा, क्योंकि अष्टक पूरा करने के लिए ही जो एक तत्व दूसरे तत्व से संयोग करते हैं। ठीक है, आपको अगर कहेगा कि भाई इनर्ट गैस के बाहरी कक्षा में कितने जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बताइएगा 8। ठीक है, किसी परमाणु के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन या बैलेंसी अंग्रेजी में कहते हैं। परमाणु की पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? तो 2 हो सकते हैं। अब जो परमाणु के सेल हैं, है ना, जो ऑर्बिट हैं, वो मैंने आपको बता रखा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होता है। तो 2n², जहां पे n क्या है? सेल की संख्या, तो 2 गुने सेल की संख्या पहला, तो पहला क्या? 1 का स्क्वायर, 1 तो मतलब 2, 2 गुने दूसरा सेल में 2 दूना 4 दूनी 8, तीसरा सेल में 2 गुने 3 का स्क्वायर 18, चौथा सेल में 2 गुने 4 का स्क्वायर 32। तो इस प्रकार से जो है फिल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा परमाणु की खोज कौन किए थे? डाल्टन। लेकिन डाल्टन ने परमाणु को अविभाज्य बताए थे, जो बाद में ये कथन झूठा साबित हुआ। और इसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हुई। इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन के द्वारा, प्रोटॉन रदरफोर्ड द्वारा, और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक के द्वारा खोज किया गया। एक कण का नाम है न्यूट्रिनो। इसे न्यूट्रॉन मत समझने की भूल मत करना, न्यूट्रिनो एक अलग चीज है ना। इसका खोजकर्ता जो है पौली है। कौन है? पौली, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा शुकुर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से? अभी पीडीएफ टेलीग्राम पे ही होगा भाई, ज्यादा दूर नहीं है। तो ये सारंगी से संबंधित है ना। पंडित राम नारायण, है ना, पंडित राम नारायण, सुल्तान खान, अहमद खान। आपको मैंने ये भी बता रखा है भाई कि अभी जो है हाल फिलहाल में टीसीएस 3 वाद्य यंत्र को ज्यादा टारगेट कर रहा है। एक तो सारंगी को, एक सरोद को, और एक पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं? संतूर। बाद बाकी तबला, बांसुरी, इन सबको भूल गया है। ठीक है, पंडित राम नारायण, है ना, सुल्तान खान, अहमद खान, गुलाम सबीर खान, अब्दुल लतीफ खान, सबरी खान, शुकुर खान, सारंगी से संबंधित है ना। अल्लाह रखा, जाकिर हुसैन, विजय घाटे, सुखबिंदर सिंह, लच्छू महाराज, ये सभी के सभी तबला संबंधित है। 1875 में किस समाज की स्थापना की गई है? देखिए, मैं जब भी आपको टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे पूरा पीडीएफ दिया हूं, तो ये वाला सीट बाहर से ही दे दिया हूं, क्योंकि एक जगह मिसप्रिंट हो गया था, और इसमें चारों जो है आपका 5-6 जो समाज है उनका नाम लिखा गया है। इन्हीं में से डायरेक्ट आगे 1875 में किस समाज की स्थापना हुई? आर्य समाज की। कहां पे हुआ था? बंबई के अंदर। कौन किए थे? दयानंद सरस्वती जी। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? मूल शंकर, है ना। इसके अलावा ये कौन सा नारा दिया था? गो बैक टू वेदास, है ना। इसके अलावा जो आपका इन्होंने किताब लिखा है, इनका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश किताब का नाम है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसी से 2 साल पहले 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फुले ने किया था, वो भी महाराष्ट्र के अंदर। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडेरंग ने किए थे, और ये भी महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के अंदर। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कोलकाता के अंदर किए थे। एक्चुअली ब्रह्म समाज जो है ये आपका आत्मीय सभा जो 1815 में गठन किया गया था, इसी का बदला हुआ स्वरूप है। इसके अलावा गॉडविन ऑस्टिन या केटू किस हिमालय का भाग है? कुछ बच्चे बता रहे हैं कि जो आपका कंचनजंगा है ये किस हिमालय के भाग है। बहरहाल में इन्होंने दोनों आंसर दे देना है। तो काराकोरम का भाग है ये, है ना। काराकोरम श्रेणी से ट्रांस हिमालय का भाग है आपका कौन सा? गॉडविन ऑस्टिन, जिसे हम केटू भी कहते हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो है काराकोरम श्रेणी आ जाएंगे, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, ये तीनों श्रेणी जो है काराकोरम के अंदर ही आ जाता है। कंचनजंगा महान हिमालय का पार्ट है जो पूर्वी पार्ट में है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। पूर्वी हिमालय के नहीं, महान हिमालय के अंतर्गत पूर्वी हिमालय का भाग है आपका क्या? कंचनजंगा, जो इंडिया का पूर्ण रूपेण सबसे ऊंची चोटी है और वर्ल्ड का तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी वर्ल्ड में माउंट एवरेस्ट है, दूसरा स्थान केटू का है। तो केटू है तो इंडिया में, लेकिन कुछ पार्ट पाकिस्तान में है, इसीलिए हम इसे पूर्णतः नहीं मानते हैं। इसीलिए पूर्णतः हमारा कंचनजंगा है जो वर्ल्ड का तीसरा सबसे ऊंचा चोटी है। नदियों के आधार पर भी हिमालय को जो है 4 पार्टों में बांटा गया है ना। ये 4 पार्ट कौन कौन से हैं? तो आपका असम हिमालय है, कहां भाई असम कहां गया? पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय और असम हिमालय। पंजाब हिमालय को मैंने बताया था सिंधु से सतलज नदी तक, फिर सतलज से काली तक आएंगे तो आपका कुमायूं हिमालय हो जाएगा, है ना। इसके अलावा आगे आएंगे तो फिर नेपाल हिमालय, और फिर से जब आएंगे आगे आगे आएंगे सबसे लास्ट में तो आपका असम हिमालय हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी आप हिमालय को 4 भागों में बांटे हैं यहाँ पर। ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति की बात करेंगे तो यूरेशियन और प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराने से हुई है, जहां पे कभी टेथिस सागर नामक सागर हुआ करता था, वो जहां आज यहाँ पे हिमालय जैसे विशाल पर्वत श्रेणी खड़ी है। हिमालय कैसा पर्वत का उदाहरण है? तो आपको बताना है न्यू फोल्डेड माउंटेन, बलित पर्वत का उदाहरण है और युवा अवस्था में है। तो दोस्तों ये आज के सेकेंड शिफ्ट में पूछेगा। अच्छा, एक फ्रेज मिला है किक द बकेट, है ना। किक द बकेट, है ना। किक द बकेट का मतलब होता है मर जाना, टैं बोल जाना, है ना। तो किक द बकेट जो है पूछा गया है, तो एक ही फ्रेज मिला था मुझे तो बता दिया। तो मिलेंगे हम अगले शिफ्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।